जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज बैठ सबसे हम जानेंगे कि 2026 में पीपीएससी किस तर्ज के पेपर बनाएगा और उन पेपर की आप तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। 2026 की आज पहली हाँ जी। सुबह शहजाद साहब आपको और हमारे तमाम देखने वालों को 2026 के लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया सर। और अल्लाह करे ये हमारा साल बहसीत कौम, बहसीत मुल्क, बहसीत ये पूरी की पूरी दुनिया, ये खुशहाली वाला साल हो। और बेहतर हो। ये हमारे कैरियर्स के हवाले से, ये हमारी नेशन के हवाले से, ये हमारी यूथ के हवाले से, ओवरऑल हमारे जितने भी मसाइल हैं मसाइल उससे हम हैं, निकल अल्लाह सकें। करे हम उनसे निकल सकें। तो ये एक हमारी कलेक्टिव विजडम होनी चाहिए कि हम हर साल जो आता है उस साल के लिए हम अपने कोई ना कोई टारगेट्स रखें बिल्कुल और फिर ऐसे। हम उनको अचीव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश बिल्कुल करें। ऐसे। तो जी तमाम देखने वालों को नेक ख्वाहिशात 2026 की। और 2025 में जो कुछ हम अचीव नहीं कर सके तो हमें 2026 में उनको अचीव करने की अल्लाह तौफीक दे। और जो 2025 में हमने अचीव किया है उसको सस्टेन करने की भी अल्लाह बिल्कुल तौफीक ऐसे। दे। बिल्कुल ऐसे। चलें उसको जी। सस्टेन और डाइजेस्ट करने की। चलें दोनों चीज़ें करने की जी। चलें जी, आज हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन 2026। हम्म, ठीक है। लेकिन ये लिंक है 2025 से। यकीनन 2025, खास तौर पर 31 दिसंबर 2025। ऐसी है। ठीक है। तो कल सर बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। ऐसे ही। उससे तकरीबन वो जो एक पाथवे है वो सिलेक्ट हो चुका है कि अब क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसे एक नई डायरेक्शन आ एक गई है। नई डायरेक्शन आ गई। एक तो ये है कि हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी हाँ जी। कि मुमकिन तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 2026 में जो तब्दीलियां आएंगी हम्म, उनमें से एक तब्दीली कल हमें मिल गई है। हम्म। दो तब्दीलियां और भी हैं एक तब्दीली में 2025 में ही मिल गई। मिल गई है। 2026 में एक तो जो अब आज या आज के बाद जो इश्तिहार आएंगे उन पर एकेडमिक मार्क्स। एकेडमिक्स नंबर्स नहीं होंगे। नंबर एक। नंबर दो, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू के नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। अब पहले 100 नंबर हुआ करता था तो अब ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये 200 नंबर हो जिस तरह जाएंगे। कल हम पैफ के इंटरव्यू की बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि इसमें जो बड़ी वेटेज है वो इंटरव्यू की है, इंटरव्यू बेस्ड जॉब्स हैं। जी। तो पीपीएससी भी उसी तर्ज पर आ रहा है। ये एफपीएससी क्योंकि 200 नंबर का इंटरव्यू हाँ। होता है ना, वन पेपर का, तो ये उसी उसी तरह से होगा। ये भी ज्यादातर चांसेस ये है। तीसरी जो तब्दीली है वो ये है कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है 1 जनवरी 2026 को, फर्ज कर रहे हैं, और 1 जनवरी 2027 तक उस सेम पोस्ट के अगेंस्ट हाँ जी। अगर कोई नई रिक्वेजिशन आएगी हाँ जी। तो पब्लिक सर्विस कमीशन उसको री एडवर्टाइज नहीं करेगा। वैसे सर मेरी नज़र में ये अच्छा स्टेप अच्छा, आपकी नज़र में अच्छा स्टेप है। है। और इसीलिए तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2025 में इंटरव्यू में झटके देना शुरू कर दिए थे कि अब लोगों को फेल करना है। दो किस्म की कैटेगरीज होंगी, एक कैटेगरी रिकमेंडेड और दूसरी फेल। दरमियान में कुछ नहीं। दरमियान में कुछ नहीं होगा। उन्होंने इसका भी सोल्यूशन निकाला हुआ है। ठीक है। तो सो ये एक अच्छा। तीसरा जो चौथी चीज है वो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इज प्लानिंग टू रिवैम्प और पेपरलेस स्ट्रेटेजी जो है उसको ऑप्ट करने के लिए जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन है। तो उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, लाइक जैसे इंटरनेशनल मैथ कंपटीशन होता है, कोई आप दुनिया के किसी और कंट्री में किसी इवेंट में compete करते हैं तो आप घर बैठकर एक स्पेसिफिक टाइम पर आपको लॉगिन जनरेट होता है और आप उसके थ्रू अपना पेपर देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी होगा कि आने वाले कुछ सालों में, मीन बहुत करीब जल्दी, ये जो पेपर आप घर बैठकर दे सकते हैं। घर बैठकर दे सकते हैं। जबरदस्त सर। ठीक है। अगर घर बैठकर नहीं भी दे सकते तो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अपने सेंटर्स हैं उनको इक्विप किया जाएगा और इक्विप करने के बाद आप वहां पर जाएंगे, स्पेसिफिक टाइम पर आप लॉग इन होंगे, ऑनलाइन आपका पेपर शो होगा और फिर उसके बाद लॉग आउट हो जाएंगे। लाइक अभी वेरी रिसेंटली जैसे इकोनॉमिक्स का इदारा है जो कायद आजम यूनिवर्सिटी पाइड का भी जो वेरी रिसेंट पीएचडी के भी दाखिले हुए हैं वो भी इसी तरह से हुए हैं कि लॉग इन हुआ है तो आपने अपना पेपर दिया है, फिर आप जब अपने नेक्स्ट पेज पर गए हैं तो पिछला आप दोबारा ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। लाइक नस यूनिवर्सिटी का होता है,
और उसके अलावा जो हमारे अपना कमीशन के इम्तिहानात होते हैं, जूनियर कमीशन के या कमीशन अफसरान के, वो जी, भी इसी बिल्कुल। तरह से होते हैं। तो ये मुस्तकबिल की इनकी पॉलिसीज हैं। कल वैसे एडी लोकल गवर्नमेंट का भी रिजल्ट आया है। शुक्र है एडी लोकल गवर्नमेंट का रिजल्ट आ गया 2 साल के बाद। हाँ, सरकार ने पता नहीं क्यों दबाया हुआ था, लेकिन बहरहाल एनी हो, और अच्छा हुआ। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, एडी लोकल गवर्नमेंट की सीट रेगुलर हुआ करती थी। अच्छा, हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो हो। कल जो रिजल्ट आया है उसमें 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था। मुझे वैसे इस बात की समझ नहीं आई। होना तो नहीं चाहिए था। पहले ये रेगुलर हुआ करती थी, डे फर्स्ट से जॉब। हम्म। तो पता नहीं, शायद अब उन्होंने कुछ सर्विस रूल्स तब्दील कर दी हो तो और बात है। अब हम आ जाते हैं सर कि हमें 2026 में क्या करना चाहिए। ठीक है। जब ये सारा सिनेरियो हमने बयान कर दिया है, हाँ, तो जाहिर है उसकी स्ट्रेटजी भी कोई। अब हमने करना क्या है। एक तो ये है कि सर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 1 पेपर है, ये मल्टीपल टाइम हम रोज बता चुके हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान 10 पोर्शंस पर बेस करता है। बिल्कुल ऐसे। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर, जियोग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज, ईडीएस, एवरीडे साइंस और करंट अफेयर्स। ठीक है, या इसमें एक और ऐड कर लें तो वर्ल्ड जनरल नॉलेज, 11वां हिस्सा अगर हम कर लें। ठीक है, जनरल नॉलेज में हाँ, आता है, जीके में वो आ जाता है। इन 10 हिस्सों पर तकरीबन 10 हिस्सों में से मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 नंबर आते हैं। ठीक है। ठीक है, इनके दरमियान पर पोर्शन। अब सबसे पहले तो यह है कि जब हम 1 पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें 1 पेपर की जो एक्चुअल नीड है वो क्या है। एक्चुअल नीड यही है कि आप इन तमाम पोर्शंस की तैयारी करेंगे। सही, ये इसकी एक्चुअल नीड है, पेपर की रिक्वायरमेंट है, ये पेपर की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसे नहीं है कि आप 3 से 4 पोर्शंस की तैयारी ना करें या पास पेपर पढ़ लें, या पास पेपर्स पढ़ लें और अपने आप को इंप्रूव ना करें, ऐसे नहीं हो सकता। आज से 2026, अब क्योंकि आने वाली जो सीट्स हैं एकेडमिक्स नंबर का खत्म हो चुके हैं, अब है रिटन और इंटरव्यू। तो अल्टीमेटली आपका पेपर जो है वो टफ होगा। अल्टीमेटली पेपर भी टफ होगा और आपको पेपर में ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। उसकी रीजन ये है कि अब अगर 1 साल के अंदर दोबारा वही सीट्स अनाउंस हुई तो नई रिक्विजिशन तो आनी नहीं है। हाँ जी, अगर आप नॉन रिकमेंडमेंट में चले जाते हैं फिर तो चांस है, फिर तो आप रिकमेंड हो जाएंगे, चांस हो जाएगा ना आपके लिए। तो इस तरह से है। अब सर 1 पेपर को कंप्रिहेंसिवली तैयार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 2 हमें पैरेलल प्रोसेस करने चाहिए। द पैरेलल प्रोसेस मीन 1 पैरेलल प्रोसेस इज कि हमें पास पेपर्स पढ़ने चाहिए ताकि हमें पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में वो वाले क्वेश्चंस जो स्टैटिक नॉलेज है वो मिलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही, जो चेंज नहीं होता। पहली बात, लाइक इस्लामियात में तब्दीली नहीं होती, पाकिस्तान स्टडीज में, ईडीएस में, मीन बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टैटिक नॉलेज है, मैथ है। इसके बाद कुछ ऐसा है जो नई चीजें होती हैं। अब एक तो आप पास पेपर्स जब पढ़ेंगे तो आप तकरीबन 50% अपना पेपर तैयार कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपका काम नहीं बनता 50 पेपर से, आपने लेके जाना है 80 नंबर पर। अब तो 2025 में 70 पे गेम चली गई थी ना। हाँ जी। तो अब आपने अपने आप को 80 में फाल करना है। तो 80 पर जाने के लिए, 80 नंबर लेने के लिए आपने क्या करना है, इस पैरेलल प्रोसेस को जहां पर आप पास पेपर्स तैयार कर रहे होंगे, आप इंडिविजुअली उसको क्या करेंगे, कैटर करेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को। बिल्कुल ऐसे, हर सब्जेक्ट को आप अलग अलग से। अब सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें। हाँ जी, मैं हमेशा ये कहता होता हूं कि हमें किताब पढ़नी चाहिए। अब मार्केट के अंदर आपके पास कोई भी किताब मौजूद है, लाइक अगर आपके पास सनशाइन मौजूद है FA BA का, अगर आपके पास टू द पॉइंट मौजूद है, अगर आपके पास एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश मौजूद है, अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की कोई किताब है या करीमदाद चौथाई की जो किताब है, अगर आपके पास ये मौजूद है तो प्लीज आप किताब पढ़ें। अगर आपके पास किताब नहीं है फिर आप क्या पढ़ेंगे, फिर आप एग्जाम वेडा की वेबसाइट देखें इंग्लिश के लिए। ओके, ठीक है, लेकिन किताब जरूरी पढ़नी चाहिए। मैं ये किताब के हक में हूं क्योंकि ये आपकी PMS और CSS की प्रिपरेशन को भी बेहतर करती है। सही, ठीक हो गया।
और एफपीएससी के पेपर में भी ये हेल्प करती है क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर और डीटीसी सारा कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन होता है। अब दूसरा सब्जेक्ट हमारा है इस्लामियात का। हाँ जी। हम इस्लामियात के हवाले से कहते होते हैं कि आप इस्लामियात को थोड़ा सा एग्रेसिवली तैयार करें ताकि 8 से 10 नंबर आपके कवर हो सके। हाँ जी। अब पास्ट पेपर्स के साथ साथ आपने क्या करना है, कोई भी एक किताब जो कि आपके पास इस्लामियात लाजमी की किताब है या इस्लामियात इख्तियारी की किताब यानी आपका डिस्क्रिप्टिव, अब वो कोई भी हो सकती है, वो मैट्रिक की भी हो सकती है, वो एफए की भी हो सकती है, वो बीए की भी हो सकती है, आपने उसको पढ़ना है। लेकिन बेहतर है कि अगर आप उन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल के इस तरह बड़ी बुक्स हैं, सिराज इस्लामियत है, रहीकुल मखतूम है, या इस तरह की कोई, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा ज़कीम नॉलेज आपको मिलता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, लाइक आपने सिराज इस्लामियात का तज़किरा किया है, सिराज इस्लामियात डिस्क्रिप्टिव भी है, एमसीक्यूज भी है। अब ये कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एमसीक्यूज होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज किताब पढ़नी चाहिए। इसके अलावा तैयब इस्लामियात मौजूद है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई एमसीक्यूज की किताब मौजूद है इस्लामियात की पर्टिकुलरली, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अब सर हम आ जाते हैं इस पाकिस्तान स्टडीज पर। हाँ जी। पाकिस्तान स्टडीज जो है ये पेपर के अंदर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और लोगों को ये आते भी होते हैं। उसकी रीजन कि ये हिस्ट्री भी ऐड होती है और पाकिस्तान की जियोग्राफी, पाकिस्तान की जो स्टैट्स, ईटीसी सारा कुछ आता है। पाकिस्तान तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं पाकिस्तान स्टडीज के अंदर। तो तकरीबन 18-20 नंबर इस पोर्शन में से मिला के बन जाते हैं। अब इसको तैयार करने के लिए क्या जरूरत है? अब हमेशा बताते हैं कि इसको 2 पोर्शन में तैयार करें। जी, मैं ये कहता हूं कि आप, अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। 712 से लेकर 1526 पानीपत की जो पहली जंग होती है, मुगल इरा से वहां तक एक हिस्सा है, इसको देखें, और इसमें से सबसे कम सवाल आते हैं। ठीक है। दूसरा हिस्सा है 1857 तक, 1526 से 1857 तक, ये दूसरा हिस्सा है। अब इसमें क्या आता है, ये हमारा जो एग्जामिनर है इस हिस्से को इसलिए देखता है कि मुगल्स हमारे पास किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे आप सड़क पे निकलें तो कहीं ना कहीं आपको कोई मुगल स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। जी, वही स्ट्रक्चर की सूरत में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जी जी। तो हमें कहीं ना कहीं नाल पे जाए तो आगे मुगलपुरा भी आ जाता है। मुगलपुरा भी आ जाता है। तो हम जब निकलते हैं, मतलब आम रूटीन के अंदर, तो हमारे कल्चर के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस मौजूद है हिस्टोरिकल साइट्स के हवाले से। इवन के सिर्फ उनका हार्ड कल्चर ही नहीं, सॉफ्ट कल्चर भी मौजूद है। तो उस हमारा एग्जामिनर फिर उसको देखता है। अब हम आ जाते हैं 1857 से 1947 तक। आपने तो 4 हिस्से कर दिए जी। 2026 आ गया ना। मैं एक्चुअली ना 2026 भी आ गया, मैं जरा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ चीजों को। ठीक है। इस जो दूसरा पोर्शन है इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कम आते हैं? नहीं, कंपैरेटिवली कम आते हैं। ओके। लेकिन जो आते हैं वो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। फर्ज करो कि अगर हम अकबर का इरा है, जंगों का पूछा जाता है, बाज़ स्ट्रक्चर का पूछा जाता है कि किसने बादशाह मस्जिद किसने बनाई, या ये किला कब बना था। बिल्कुल, ठीक है, मोस्टली इसी तरह के। या जैसे अब शाहजहां के जमाने में ताजमहल बना, ताजमहल कब बना, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, किसने बनाया, ताजमहल किसकी याद में बना, कौन से शहर में है, कौन से दरिया के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ये उससे एसोसिएटेड है। या आजकल क्योंकि जो उसकी जो संगमरमर है वो क्योंकि खराब हुई है, तो वो भी अक्सर पूछते हैं कि वो कौन से एसिड्स हैं जिसकी वजह से वो खराब हुई है। इसी तरह से आप अकबर का जमाना अगर आप देखेंगे तो अकबर क्योंकि 13 साल की उम्र में बादशाह बना, फिर पानीपत की दूसरी जंग हुई, उसके बाद अकबर के ज़माने में जो रिवैम्पिंग हुई, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम उसने ऑप्ट किया। उसके अलावा अगर आप देखें तो दीन अकबरी उसने इजाद करवाया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर उसी इरा के अंदर हजरत मुजद्दद अल-फसानी का तज़किरा आ जाता है। मतलब ये एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं ये। अब तीसरा जो हिस्सा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है हिस्ट्री के हवाले से, वो है 1857 से लेकर 1947, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंटेड है 100% डॉक्यूमेंटेड है। और हमारा एग्जामिनर उस डॉक्यूमेंट को रिलायबल समझता है, इसलिए सवाल पूछता है। बिल्कुल ऐसे ही। चौथा हिस्सा जो है 1947 वो है 1947 से लेकर 2026 आज तक। ये हमारा चौथा हिस्सा है। इसके बारे में हमारा एग्जामिनर हमारे बारे में ये सोचता है कि हमें मालूम है।
इसलिए वो कम पूछते हैं। नहीं पूछता, ज्यादा अच्छा। पूछता, कम नहीं पूछता। अच्छा, वो हमसे ये तवक्को रखता है कि नहीं इनके बारे में मालूम होगा, ठीक है। क्योंकि हम पहले दिन से ही 1947 से ऑनवर्ड सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं। 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान का पानी कब बंद हुआ, कश्मीर में जंग कब हुई, अच्छा उससे आइन कब हाँ, बने, आप गवर्नमेंट्स देखें कब हाँ, चेंज हुई है, करारदाद मकासद कब आई, अच्छा उसके बाद पाकिस्तान का आइन कब बना, पहला दूसरा तीसरा, उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई, कौन से इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, कौन कौन से लोगों ने पाकिस्तान पर हुक्मरानी की, मतलब इस तर्ज के जो सवालात हैं वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। मरदमशुमारी, ये सारी चीजें। हाँ जी। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो ऐसा समझ लें कि फिजिकल जियोग्राफी है, फिर उसके बारे में भी सवालात, माउंटेन्स कहाँ पर हैं, कोई डेजर्ट्स कहाँ पर है, कोई इंटरलिंक्स, कोई जंक्शंस, इंटरप्रोविंशियल जो है, इस तरह के जो सवालात हैं, ये हमारा अगला हिस्सा है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं जाती तौर पर ये रिकमेंड करता हूँ कि कोई एक किताब 1857 से 1947 तक अच्छी पढ़नी चाहिए। मसलन लाइक जैसे ट्रैक टू पाकिस्तान है, मेकिंग फॉर पाकिस्तान है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, कंसाइज हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1857 से लेकर अब तक कंसेक्टिव कोई एक किताब नहीं लिखी गई। तो उस पे आप कुछ कलम उठाए ना। चलें, अब अगर आपने कहा इस पे कोशिश करेंगे। ठीक है। तो क्या है इस पे सर, इस पे ये है कि फिर आपको लाइक जैसे इकराम रबानी साहब ने एक किताब लिखी हुई है पाकिस्तान अफेयर्स के नाम से, ठीक है, इस तरह की कोई किताब आपको मिल जाएगी, या फिर अकबर एंड सन्स की जो किताब पाकिस्तान अफेयर्स की, अलबत्ता वो उर्दू के अंदर है। ये हम कर सकते हैं कि वो जो उर्दू वाली है हम 1857 से शॉर्ट उसको इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छे सोर्सेज हैं, यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। अब सर हम आ जाते हैं उर्दू पर। अब उर्दू के सवालात के लिए आपको मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो भी नए सवालात आते हैं, आखिर आते तो किताबों में से है ना, कोई एग्जामिनर अपने दिमाग से तो नहीं उस वक्त जनरेट करता, उसने पढ़ा हुआ होता है कहीं पर, वहीं से सवालात पूछता है। हाँ जी। देखें, उर्दू सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि उर्दू के अंदर जो सवालात आते हैं, सेंटेंस करेक्शन आती है, ग्रामर आती है, शुअरा के हवाले से, किताबों के हवाले से, या कोई इसके अलावा उर्दू अदब के अंदर जो उर्दू अदब के अंदर अवलियत है, किसने क्या लिखा, कौन सी किताब लिखी, कौन सी किसने सबसे पहले लिखा, या फिर सेंटेंस करेक्शन आ जाती है। और उसके अलावा अलकाब वगैरह, जी अलकाबात वगैरह आ गए। अच्छा, उसके अलावा जैसे इडियम्स को उर्दू में क्या कहते हैं, चलें जो भी कहते हैं, ज़रबुल इम्साल, ठीक है, मिलते जुलते ज़रबुल इम्साल हो गए, मतलब इस तरह के जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं उर्दू के अंदर। इसमें से कोई एक ऐसी चीज है जिसको हम कवर नहीं कर पा सकते, तो वो है किताबें, क्योंकि उर्दू एक बहुत बड़ा अदब है, इसके अंदर बहुत ज्यादा किताबें हैं, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। एक आध सवाल कोई नया आ सकता है, अदरवाइज बाकी 8 से 9 सवालात के लिए अगर किसी ने कलीद उर्दू अच्छे तरीके से पढ़ ली, उसके कवर हो सकते हैं, पास हो जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। अब अगला हिस्सा हमारा है मैथ का। हाँ जी। मैथ, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये 3 ऐसी चीजें हैं, आज से आप में से वो लोग जो इनके ऊपर काम करें, अगले 2 से 2.5 महीने इसके ऊपर काम करेंगे, तो उनका पेपर में जो ग्राफ है स्कोर लेने का, वो यहां पर चला जाएगा। सर मैथ से ना लोग डरते हैं, कंप्यूटर से भी इवन के कि हमें कंप्यूटर नहीं चलाना आता, ETC सारा कुछ, ठीक है, तो इन चीजों पर फोकस करें। मैथ और कंप्यूटर को अगर आप प्रैक्टिकली हल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी है, अगर आप प्रैक्टिकली इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल है। चलें, अगर आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट मैट्रिक तक की मैथ आपको जरूर करनी चाहिए, और आपके पास अगर कंप्यूटर की कोई हैंडबुक नहीं है तो इसके लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो अगेन EXAMVEDA, एग्जाम वेडा, एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, एक मैथ के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी एंड कंप्यूटर के लिए भी। आप ये तीनों हिस्से वहां से कर सकते हैं। तो ये मैथ के लिए जो है वो इंडिया बिक्स भी अच्छी है जी, इंडियन बिक्स है, पाकिस्तान बिक्स, ये दोनों अच्छी वेबसाइट्स हैं। अच्छा जी, अब इससे आगे आ जाते हैं EDS, जियोग्राफी एंड वर्ड जनरल नॉलेज। ठीक है, इन तमाम हिस्सों के लिए मैं हमेशा से कहता होता हूं कि आप अगर सिर्फ कारवान कॉम्प्रिहेंसिव MCQs भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था।
मुझे कहीं मिस्टेक्स हैं। मुझे शिकायत है उस मतलब राइटर से कि उसने इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी किताबों में से एक किताब है, अपनी जगह पे उसकी हैसियत है। अपनी जगह पर उसकी हैसियत है। सही। अब रह जाता है करंट अफेयर। हम्म, आजकल जो करंट अफेयर है वो भी पेपर के अंदर बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है पास ऐसे। होने में या रहने में। बिल्कुल ऐसे। 10 से 12 सवालात अगर आते हैं हम्म, करंट अफेयर, सबसे पहले तो यह है कि करंट अफेयर की डेफिनेशन क्या है एज पर एग्जामिनेशन, या एज पर एग्जामिनर। एज पर एग्जामिनर। अगर तो है एफपीएससी का एग्जामिनर तो पिछले 5 साल का, ठीक है, पिछले 5 साल के करंट अफेयर। जी। ओके। और अगर है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का तो पिछले 1 साल के, पिछले 1 साल के और करंट जो आप जो भी अभी हो रहा है। गुजर रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से अब तक, आज बैठे हुए हैं हम 1 जनवरी 2026 में, आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारे के सारे अगर कवर कर लेंगे तो 10 नंबर उनके आ सकते हैं। तो इसके लिए आप बहुत अच्छा सोर्स बताते हैं। जी, मैं एक बताता होता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें वर्ल्ड टाइम्स की मैगजीन जो है उसके वो 3 से 4 सफ़ात पढ़ने चाहिए। इंशाअल्लाह इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे सर, इस साल से हमने जो अपना प्लान बनाया हुआ है कि हम हर महीने वर्ल्ड टाइम मैगजीन खुद परचेज किया करेंगे, और उस वर्ल्ड टाइम मैगजीन में से वो हिस्सा जो करंट अफेयर का होगा उसकी हम पीडीएफ बना के उसका जो गूगल ड्राइव बना के वो किसी भी वीडियो के अंदर शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं और उसके ऊपर जितनी भी ये किताबें और जितना भी सोर्स होंगे वो सारे के सारे वन टाइम आप दूसरा ऑप्शन है जी। अब सर हम आ जाते हैं कि हमारा जो इन तमाम चीजें हमने कर ली हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सर उस पे हम दोबारा किसी दिन बैठेंगे। चले। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान है उसकी एक चीज मद्देनजर रखनी है, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी। अच्छा, आपके रट्टे का टेस्ट है जी, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर एनालिटिकल अप्रोच, क्योंकि उसमें आपने लिखना नहीं होता, आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की सूरत में आपके सामने पेपर आता है, आपने उसको अटेम्प्ट करना होता है। वो टेस्ट होता है आपकी मेमोरी का, आपके जो है वो बैकअप आपके पास कितना मौजूद है, आप कितने अच्छे डॉट कनेक्टर हैं कि आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई, डॉट कैसे अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज का टेस्ट है। तो इंशाल्लाह आने कल या परसों अगले 1 आध दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि जो अपकमिंग जॉब्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके फिर आप लोगों को बताएं कि आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत शुक्रिया।